या उस समय की बात है जब एक बुजुर्ग व्यक्ति, दिन के 11 बजे का टाइम था, एक बहुत बड़े बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्होंने साधारण से कपड़े पहन रखे हैं और उनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा और बैग है, उसे लेकर वो उस बैंक के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह बुजुर्ग व्यक्ति उस बैंक के अंदर घुसने लगता है, तभी बैंक का गार्ड उसे रुकने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक पासबुक देखकर अंदर जाने देता है। और अंदर पहुंचने के बाद वहां पर जितने भी कस्टमर थे और जितने भी बैंक के कर्मचारी थे, वह अजीब निगाहों से उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं। उन बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था मोहन जी, जिनके एक हाथ में छड़ी है और एक हाथ में उन्होंने पुराना सा लिफाफा पकड़ रखा है। वह धीरे धीरे एक काउंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो काउंटर ग्राहकों के लिए था, और ग्राहकों की मदद करने के लिए एक महिला वहां पर बैठी हुई थी, जिस महिला का नाम था अनिता। अब वह धीरे धीरे अनिता की तरफ पहुंच गए थे, लेकिन बैंक के अंदर जितने भी लोग थे और जितने भी बैंक के कर्मचारी थे, सभी की निगाहें मोहन राव जी के ऊपर टिकी हुई थीं। इसके बाद वह अनिता के पास जाते हैं और जाने के बाद बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं कि देखिए मैडम, मेरे अकाउंट में क्या हो गया है, यह अच्छी तरह से चल नहीं रहा है। ऐसा कहकर मोहन राव जी उस लिफाफे को अनिता की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन अनिता मोहन राव जी के कपड़ों को देखकर उन्हें जज करती है और कहती है कि बाबा, क्या आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे लगता है कि आपका खाता इस बैंक में नहीं होगा। लेकिन तभी जो मोहन राव जी होते हैं, बड़े ही सहजता से कह देते हैं कि बेटी, एक बार तुम देख तो लो, शायद हो सकता है मेरा खाता इसी बैंक में हो। उसके बाद अनिता ठरक हुए उनसे कह देती हैं कि बाबा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको थोड़ी देर तक वेट करना होगा। ऐसा कहकर अनिता और कस्टमर को काम करने लगती है और मोहन राव जी वहीं पर खड़ा होकर वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर तक वह वेट करते हैं और वेट करने के बाद दोबारा से कहने लगते हैं कि बेटी, अगर तुम थोड़ा बिजी हो तो तुम मैनेजर को फोन कर दो। दरअसल मुझे उनसे भी कुछ काम है, तो मैं उनसे कुछ बात कर लेता हूं। इसके बाद अनिता ना चाहते हुए भी अपना फोन उठाती हैं और फोन उठाकर मैनेजर के कभी का नंबर डायल कर देती हैं। उसने फोन किया था और फोन करने के बाद मैनेजर को बता दिया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, आप कहो तो मैं उनको वहां पर भेज देती हूं। इसके बाद जो मैनेजर होता है वहीं से मोहन राव जी को देखने लगता है। मोहन राव जी बड़े ही साधारण दिखाई दे रहे थे। तो तभी मैनेजर फोन पर अनिता से पूछने लगता है कि क्या यह हमारे बैंक का कस्टमर है या फिर ऐसे ही कोई मुंह उठाकर चला आया है। तो वो कहती है कि सर, ये बात तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद मैनेजर कह देता है कि ऐसे लोगों के पास मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, तुम ऐसा करो, इन्हें बिठा दो और थोड़ी देर बैठकर यहां से चले जाएंगे। ऐसा कहकर अनिता को आदेश मिल गया था बैंक मैनेजर की तरफ से, और अनिता मोहन राव जी को वहां पर वेटिंग एरिया में बैठा देती है और कहती है कि बाबा, आप वहां पर बैठ जाओ, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री हो जाएंगे और उसके बाद आपसे मीटिंग कर लेंगे। अभी मैनेजर साहब थोड़ा सा बिजी है, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपकी मीटिंग करती हूं। इसके बाद मोहन राव जी वहां से टहलते हुए वेटिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं और वहां पर कोने में रखी हुई एक चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। सभी लोग अभी तक भी मोहन राव जी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि मोहन राव बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे और वहां पर जितने भी कस्टमर आया करते वो अच्छे खासे सूट बूट में आया करते। लेकिन मोहन राव जी ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और देखने से लग भी नहीं रहा था कि इनका अकाउंट इस बैंक में होगा, क्योंकि उस बैंक के अंदर काफी अमीर लोगों के अकाउंट रहा करते थे और यहां पर मोहन राव जी का अकाउंट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। इसी वजह से मोहन राव जी आकर्षण का केंद्र बन गए थे और सभी लोग उनकी तरफ घूर घूर कर देखे जा रहे थे और तरह तरह की बातें उनके बारे में बना रहे थे। यह बातें मोहन राव जी को भी सुनाई देती हैं, लेकिन वह इन सभी चीजों को इग्नोर करते हैं और अपना नंबर आने का वेट करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ी देर में मैनेजर आएगा और उससे मैं बात कर लूंगा। इस बैंक के अंदर एक और व्यक्ति छोटी पोस्ट पर काम किया करता था, जिसका नाम था अभिषेक। अभी बाहर गया हुआ था और जैसे ही वह बैंक के अंदर आता है तो वह देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है, उसकी तरफ सभी लोग देख रहे हैं
और उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई उसे भिखमंगा कह रहा है और कोई कह रहा है कि इस बैंक के अंदर तो इसका अकाउंट हो ही नहीं सकता और ये यहां पर कैसे आ गया, ऐसे लोगों को इन लोगों ने क्यों बैठा रखा है। इस तरह की बातें उसके बारे में चल रही थीं और ये सभी बातें अभिषेक भी सुन लेता है। तो उसके बाद अभिषेक सीधा मोहन जी के पास जाता है और वहां पर जाकर बड़े ही आदर भाव से उनसे पूछने लगता है कि बाबा, आप यहां पर क्यों आए हो और क्या काम है आपको, क्योंकि अभिषेक को ये सब कुछ बड़ा ही बुरा लगता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति की हालत को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और इसी वजह से वह उससे पूछने के लिए गया था। वहां पर जाने के बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति अभिषेक को बता देता है कि मुझे मैसेंजर से मिलना है और उससे मुझे कुछ काम है। इस बात को सुनकर अभिषेक उनसे कहता है कि ठीक है बाबा, आप थोड़ी देर यहां पर वेट करो और मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूं। इसके बाद अभिषेक मैनेजर के कबी में जाता है और उन्हें उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बता देता है। लेकिन मैनेजर पहले से उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जानता था और कहने लगता है कि पता है मुझे, मैंने ही उसे वहां पर बिठा रखा है। थोड़ी देर वहां पर बैठेगा और बैठने के बाद वहां से चला जाएगा। इसके बाद मैनेजर अभिषेक को और कोई काम बता देता है और कहता है कि तुम फलाना काम कर लो और तुम्हें इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है। अब अभिषेक दूसरे काम में लग जाता है और धीरे धीरे उस बुजुर्ग व्यक्ति को वहां पर बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे तक बुजुर्ग व्यक्ति अपना धैर्य रखता है, लेकिन उसके बाद उससे ये बात सहन नहीं होती। वह खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद मैनेजर के कबी की तरफ बढ़ने लगता है। अब जैसे ही वो मैनेजर के कबी की तरफ बढ़ता है तो मैनेजर देखता है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास ही आ रहा है, तो वह फौरन से अपने केबिन से बाहर निकलता है और निकलने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है। वह ठरक हुए पूछने लगता है कि हाँ बाबा, बताइए आपको क्या काम है। तो मोहन जी अपना लिफाफा आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगते हैं कि बेटा, ये देखो, मेरा बैंक अकाउंट की डिटेल इसके अंदर है और मेरे बैंक अकाउंट में कोई भी लेन देन नहीं हो पा रही है। आप देखकर ये बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। अब इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कह देता है कि बाबा, जब किसी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रहा करते तो ऐसा ही हो जाता है। मेरे ख्याल से आपने भी अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाए होंगे और इसी वजह से आपके अकाउंट की लेन देन रोक दी गई है। इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो बड़े ही विनम्र भाव से कहने लगते हैं कि बेटा, पहले तुम एक बार अकाउंट को चेक तो कर लो, उसके बाद ही कुछ मुझे बताओ तो ही अच्छा रहेगा। इस तरह से तुम कैसे बता सकते हो। तो मैनेजर हंसने लगता है और हंसते हुए कह देता है कि बाबा, यह सालों का एक्सपीरियंस है और सालों से मैंने यही काम किया है। आप जैसे लोगों की शक्ल को देखकर मैं ये बता देता हूं कि कौन व्यक्ति किस तरह का है, किसने अपने अकाउंट में कितना पैसा जमा किया होगा। तो आपके अकाउंट में तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और मैं चाहता हूं कि अब आप यहां से चले जाओ। सभी कस्टमर आपकी तरफ देख रहे हैं और बैंक के अंदर एक अलग तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है। इसके बाद मोहन राव जी उस लिफाफे को उसकी टेबल पर रखते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस लिफाफे में जो भी डिटेल लिख हुई हैं उनको एक बार जरूर से देख लेना। ऐसा कहकर मोहन राव जी वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते जैसे ही वो गेट पर पहुंचते हैं तो फौरन मुड़कर कहते हैं कि बेटा, तुम्हें यह सब कुछ करने का बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर मोहन राव जी वहां से बैंक के मेन गेट से बाहर निकल गए थे और टहलते टहलते वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब मैनेजर को यह बात सुनाई देती है कि तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा तो थोड़ा सा डर तो उसे लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि बुढ़ापे में ऐसे ही कह दिया होगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। मैनेजर अपने काम धंधे को करने के लिए चला जाता है। इधर टेबल पर वह लिफाफा पड़ा हुआ था जिस लिफाफे के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति के बैंक अकाउंट की डिटेल थी। इसके बाद जो अभिषेक होता है वहां से उस लिफाफे को लेता है और अपने कंप्यूटर के सर्वर में लॉग इन करके उस लिफाफे के अंदर दी गई जानकारी के हिसाब से ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद जब पुराना रिकॉर्ड गाला जाता है तो उसे पता चलता है कि यह जो व्यक्ति यहां पर आया था यह इस बैंक का एक तरह से मालिक ही है, क्योंकि इस बैंक के 50% शेयर इसके पास ही है। अब इस बात को सुनकर वह बड़ा ही हैरान होता है और भी अच्छी तरह से उस डिटेल को पढ़ने लगता है। तो डिटेल को पढ़ने के बाद
वह पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि यह इस बैंक के मालिक ही हैं। इसके बाद अभिषेक उस रिपोर्ट की एक कॉपी निकालता है और कॉपी निकालकर बैंक मैनेजर के पास जाने लगता है। बैंक मैनेजर जो अपने कब्बन में किसी अमीर कस्टमर से बात कर रहे थे और उन्हें तरह तरह की स्कीमें बता रहे थे। इसके बाद अभिषेक नॉक करता है और नॉक करने के बाद कभी के अंदर आने लगता है। बैंक मैनेजर उसे इशारा करता है और इशारों से पूछने लगता है कि किस लिए तुम यहां पर आए हो। उसके बाद जो अभिषेक होता है वो इशारों से ही बता देता है कि यह एक रिपोर्ट है जो उस व्यक्ति की है जो वहां पर आया था और आपने उसे ऐसे ही यहां से भेज दिया। आप एक बार इस पर नजर डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा कहकर अभिषेक ने वो रिपोर्ट मैनेजर साहब के टेबल पर रख दी थी। लेकिन तभी जो मैनेजर साहब होते हैं अपने उस क्लाइंट से थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज लेते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, अभिषेक, हमारे पास ऐसे वैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है। इसके बाद अभिषेक बड़े ही आदर भाव से मैनेजर साहब से कहने लगता है कि अगर आप इसको एक बार देख लें तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। लेकिन जो मैनेजर है वो उस रिपोर्ट को आगे की तरफ सरका हुए कहता है कि मुझे इसको नहीं देखना और मुझे ऐसे कस्टमर में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर उसने रिपोर्ट को अभिषेक की तरफ बढ़ा दिया था और अभिषेक उस रिपोर्ट को वहां से लेकर अपने काम धंधे में लग जाता है। बैंक के अंदर का माहौल अब शांत हो गया था। सभी लोग अपने काम धंधे में लग गए थे और धीरे धीरे शाम हो जाती है। उसके बाद दूसरे दिन उसी टाइम पर, जिस टाइम पर रवेश राव जी आए थे, उसी टाइम पर फिर से आते हैं। लेकिन आज उनके साथ एक सूट बूट वाला व्यक्ति था जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस भी था और अंदर आने के बाद वहां पर सभी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचते हैं। इसके बाद अब मैनेजर को अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं तो मैनेजर भी डरते हुए अपने केबिन से निकलकर मोहन राव जी के सामने आकर खड़ा हो गया था। तभी मोहन राव जी मैनेजर से कहते हैं कि मैनेजर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि यह बात आपको बहुत भारी पड़ेगी। आपने जो कुछ भी कल मेरे साथ किया था वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो अब आप अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ा सा खला जाता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि क्या सजा मुझे दे सकते हैं? भला मेरे साथ ये क्या कर सकते हैं? उसके बाद मोहन राव जी कहते हैं कि तुम्हें मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है और तुम्हारी जगह इस बैंक में काम करने वाले अभिषेक को मैनेजर बनाया जा रहा है और तुम्हें फील्ड का काम देखना होगा। इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ा सा बौखला जाता है और वो कहने लगता है कि आप होते कौन हो? मुझे इस तरह से हटाने वाले तो मोहन जी कह देते हैं कि मैं इस बैंक का एक तरह से मालिक ही समझ लो, क्योंकि 50% शेयर वैल्यू मेरे पास है और मैं चाहूं तो तुम्हें हटा भी सकता हूं और किसी और को तुम्हारी जगह लगा भी सकता हूं। यह बात सुनकर बैंक के अंदर जितने भी कर्मचारी थे और जो कुछ कस्टमर कल भी इस बैंक के अंदर आए थे और आज भी आए थे, वो सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और मोहन राव जी की तरफ फीकी निगाहों से देखने लगते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति जो मोहन राव जी के साथ आया था वह अपने उस सूटकेस को खोलता है और खोलने के बाद उसमें से एक डॉक्यूमेंट निकालता है जो कि अभिषेक की प्रमोशन का था। उसे एक बैंक मैनेजर बना दिया गया था। इसके बाद वो दूसरा लेटर निकालता है जिसको बैंक मैनेजर को दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें फील्ड में ड्यूटी करनी है तो तुम बेशक से कर लो, लेकिन मैनेजर बनकर तुम इस बैंक में नहीं रह सकते। ये बात सुनकर मैनेजर के पसीने छूटने लगते हैं और वह अपनी कल की गलती के लिए बुजुर्ग व्यक्ति से माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी जो मोहन राव जी होते हैं वो उसे उठाते हैं और कहते हैं कि माफी किस बात की मांग रहे हो और मैं किस वजह से तुम्हें माफ कर दूं? तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया था वो हमारे इस बैंक की पॉलिसीज के खिलाफ है। क्या तुमने कभी भी इस बैंक की पॉलिसी नहीं पढ़ी? यहां पर गरीब और अमीर में कोई भी फर्क नहीं किया जाएगा और सभी को एक ही पड़े में तोला जाएगा। दरअसल इस बैंक की स्थापना मोहन राव जी ने की थी और उन्होंने यह बात पहले ही घोषित कर दी थी कि इस बैंक के अंदर किसी को भी गरीब नहीं समझा जाएगा और ना ही किसी को ज्यादा अमीर समझा जाएगा। सभी के साथ सामान्य व्यवहार किया जाएगा और कोई भी बैंक का स्टाफ ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मोहन राव जी कहते हैं कि वो तो मैं तुम पर रहम कर रहा हूं कि तुम्हें काम करने योग्य छोड़ रहा हूं, वरना मैं चाहूं तो तुझे यहां से हटा भी सकता हूं। जो तुमने मेरे साथ किया है वो बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बैंक में काम करने वाला
जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझसे आकर पूछा और मेरे लिए कुछ करना चाहा, तो इस पोस्ट के लिए वह असली हकदार है, ताकि वह ग्राहकों को अच्छी तरह से समझ सके और उनके कपड़ों को देखकर उनको जज ना कर सके। ऐसा कहकर मोहन राव जी अनिता को बुलाते हैं और अनिता को भी इस बात के बारे में फटकार लगाते हैं। कहते हैं कि मैं पहली गलती समझकर तुम्हारी इसे माफ कर रहा हूं, लेकिन बैंक के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आए तो उसको उसके कपड़ों से जज नहीं करना है, उसके बारे में तसल्ली से देखना चाहिए। अगर तुम मुझे पहले ही हैंडल कर लेती तो इस मैनेजर के पास मुझे नहीं जाना पड़ता और मुझे और ज्यादा अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद अनिता हाथ जोड़ने लगती है और उनसे माफी मांगने लगती है। कहती है कि बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद मोहन राव जी वहां से उस व्यक्ति के साथ वापस जाने लगते हैं और सभी लोगों से कहकर गए थे कि अभिषेक से बहुत कुछ तुम्हें सीखने की जरूरत है और इससे जितना हो सके उतना सीख लीजिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब मैं बीच बीच में यहां पर किसी ना किसी को भेजता रहूंगा जो तुम्हारी इन हरकतों के बारे में अच्छी तरह से मुझे रिपोर्ट दे सके। ऐसा कहकर मोहन राव जी वहां से चले गए थे और बैंक का पूरा सेटअप इस बारे में बात करने लगता है और सोचता है कि अब अच्छी तरह से काम करना होगा, कहीं अगली बार उनका नंबर ना आ जाए। इस बात को सोचकर पूरा बैंक सुधर जाता है और सभी लोग अच्छी तरह से उस बैंक के अंदर काम करने लगते हैं। मोहन राव जी का यह कारनामा चारों तरफ फैल गया था और सभी लोग उस बैंक की बढ़ाई करने लगते हैं और कहते हैं कि ऑनर हो तो ऐसा हो, वरना बेशक से ना हो, क्योंकि ज्यादातर और अपने बैंक को खोल कर चले जाते हैं। फिर चाहे पीछे से मैंने किस तरह का काम करें या पीछे से कोई भी कर्मचारी कैसा भी काम करें, उन्हें इस चीज से कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन मोहन राव जी ने अपने ओनर होने का पूरा कर्तव्य निभाया और उस बैंक के कर्मचारियों को अच्छा सा सबक सिखाया। आप क्या कहना चाहते हो? मोहन राव जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अभिषेक के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ये कहानी आपको इसीलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं दोस्तों। अगर यह कहानी आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नई नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।